नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में आपका। आज की क्लास से कक्षा 12 जीव विज्ञान हिंदी वर्ग में 9वां जो अध्याय हम पढ़ रहे थे एंजाइम के बारे में, उसके बारे में हम अंतिम क्लास जो है इसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें 2 टॉपिक और बचे हैं। पहला जो टॉपिक है वो है एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि, यानी किस प्रकार से एंजाइम जो है वो अपनी क्रियाविधि प्रदर्शित करते हैं, या किस प्रकार से एंजाइम एक अभिक्रिया या जैविक क्रिया जो होती है उसकी क्रियाशीलता को वो कैसे बढ़ा देते हैं। तो इसमें यदि हम देखें तो एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि जो है वो 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो खुद एंजाइम पर, और दूसरा जो है एंजाइम जिस अभिकारक पर या क्रियाकारक पर अपना प्रभाव दर्शाता है, जिसे हम क्रियाधार कहते हैं, उस पर। जैसे सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज अणु को तोड़ता है तो सुक्रोज जो है वो उसका क्रियाधार हो गया। तो इन 2 अणुओं पर यह निर्भर करेगा। अब एंजाइम क्रिया की पूरी क्रियाविधि जो है कि वो कैसे अभिक्रिया को प्रेरित करते हैं, इसको हम 2 चरणों में या 2 भागों में विभाजित करके इसका अध्ययन हमें कर सकते हैं। पहला जो बिंदु है वो है एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण या एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। यानी कोई भी क्रिया जो होती है यदि वो बिना एंजाइम के हो रही है, जैसे सुक्रोज जो है वो विभाजित होकर ग्लूकोज के 2 अणु बनाता है, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ये विभाजित होता है, तो ये एंजाइम की अनुपस्थिति में भी अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, लेकिन उस स्थिति में ये क्रिया बहुत धीमी होती है। एंजाइम की उपस्थिति में इस क्रिया की क्रियाशीलता जो है वो बढ़ जाती है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि एंजाइम जो है उसकी सक्रिय सतह जो है, उस सक्रिय सतह पर क्रियाकारक अणु जो है वो जुड़ जाता है, यानी उसकी सक्रिय स्थल पर क्रियाकारक अणु का संयोग होता है, और उसके बाद में एंजाइम जो है वो सुक्रोज में 2 ग्लूकोज अणुओं के बीच में जो बंध है उनको तोड़ देता है, जिससे वो सुक्रोज जो है वो उत्पाद में, यानी क्रियाधार जो है वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यदि हम देखें तो एंजाइम की जो क्रियाविधि है उसमें एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण एक महत्वपूर्ण चरण होता है। क्योंकि एंजाइम क्रियाधार संकुल हम किसे कहेंगे? एंजाइम और क्रियाधार अणु का आपस में जुड़ना। ये जब जुड़ेंगे यानी ये संकुल जब बनेगा तभी जाकर क्या होगा? एंजाइम अपनी अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण के द्वारा एंजाइम जो है वो किसी भी जैविक क्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। अब यहाँ पर इस प्रक्रिया में सबसे पहले एक एंजाइम जो है जिसकी सतह पर सक्रिय सतहें उपस्थित होती हैं, उसके साथ में क्रियाधार अणु का संयोग होता है। पहले क्रियाधार और एंजाइम जो है वो अलग अलग हैं। जैसे ये एंजाइम, ये उसके ऊपर हो गई सक्रिय सतह है, ये एंजाइम है, प्लस यहाँ पर ये जो है वो मान लें क्या है? क्रियाधार अणु है। तो एंजाइम क्रियाधार अणु को हम कहते हैं सबस्ट्रेट। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों आपस में जुड़ते हैं। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इस स्थिति में इनमें इनका संयोग जो है वो इस प्रकार से होगा कि एंजाइम की सतह के ऊपर क्रियाधार का योग जो है वो हो जाएगा। तो ये इस तरह से सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में जुड़ गए। यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम क्रियाधार संकुल जो है इसका निर्माण हो गया। इसके बाद में ये एंजाइम जो है इसकी सक्रिय सतह पर जब ये सबस्ट्रेट जुड़ा हुआ है तो इसके बंधों में ये पुनर्विन्यास उत्पन्न करता है, और उसके कारण से बंध का अपगठन या निर्माण जो है वो हो जाता है। और उसके बाद में ये सबस्ट्रेट या क्रियाधार जो है वो उत्पाद में बदल जाता है। जैसे ये मान ले एक उत्पाद ये है और दूसरा उत्पाद जो है वो ये है। तो इस प्रकार से ये उत्पाद यानी प्रोडक्ट बन गए, और एंजाइम जो है वो फिर से फ्री हो जाता है। एंजाइम की सतह फिर से मुक्त हो जाती है ताकि वो दूसरे क्रियाधार से जुड़ सके। इसके कारण से प्रोडक्ट और एंजाइम बन गए, और ये फिर वापस एक दूसरा सबस्ट्रेट है या क्रियाधार है उसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पर ये 2 चरण जो है वो मुख्य रूप से इसमें होते हैं। पहले एंजाइम और क्रियाधार अणु जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, और उनके जुड़ने से एंजाइम क्रियाधार जटिल या संकुल का निर्माण होता है। यह चरण है
पहला। इसके बाद ये जो एंजाइम क्रियाधार संकुल है, इस एंजाइम क्रियाधार संकुल के साथ में जुड़े हुए जो क्रियाधार अणु हैं वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और उत्पाद फिर अलग हो जाते हैं और एंजाइम जो है वो फिर से अलग हो जाता है। इस तरह से एंजाइम जो है वो वापस उसी रूप में प्राप्त हो गया, क्रियाधार जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, उत्पाद में परिवर्तित हो गया। तो ये जो क्रिया विधि है वो एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण क्रिया विधि कहलाएगी। तो एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण, इसमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि एंजाइम अणु की सतह पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल जो है वहां पर क्रियाधार अणु का संयोग होता है, जिसके कारण से एंजाइम और क्रियाधार अणु आपस में मिलकर एंजाइम क्रियाधार संकुल नामक एक जटिल अणु बनाते हैं। उसके बाद एंजाइम की सक्रिय सतह पर जुड़े हुए क्रियाधार के अणुओं में अणु के बंधों में पुनर्संयोजन होता है और क्रियाधार जो है वो उत्पाद में बदल जाते हैं और एंजाइम फिर से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर एंजाइम की ये जो सक्रिय सतह है इसके ऊपर क्रियाधार जो है वो किस प्रकार से जुड़ता है, यानी एंजाइम और क्रियाधार जो है वो आपस में जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कैसे करते हैं, इसकी क्रिया विधि को स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांत जो हैं वो दिए गए हैं, जिसमें एक सिद्धांत जो है वो है ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया गया था एमिल फिशर के द्वारा। इनके अनुसार यदि हम देखें या इस सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो एंजाइम अणु जो होता है वह ठोस अणु होता है या अपरिवर्तनशील अणु होता है, जिसकी सतह पर सक्रिय स्थल पाए जाते हैं। और एक एंजाइम अणु जो है वो एक ताले की तरह से काम करता है। अब एक ताला एक विशेष ताला जैसे एक विशेष चाबी से ही खुलता है, क्योंकि ताले के अंदर का जो लीवर होता है उसके साथ में चाबी जो है उसके ऊपर जो विशेष संरचनाएं जो बनी हुई होती है वो विशेष लीवर में ही जुड़ेगी। तो एक स्पेशल चाबी जो है उसके ऊपर स्पेशल संरचनाएं, जैसे मान लें इस तरह की संरचनाएं जो हैं वो पाई जाती हैं। ये चाबी हो गई। ये जिस लीवर पर जुड़ेगा या जिस ताले के साथ में ये जुड़ेगा उस ताले के अंदर इस तरह का लीवर होता है, इसी तरह का लीवर होगा जो इसकी संरचना के अनुसार ही बना हुआ होता है, यानी इस प्रकार का लीवर इसके ऊपर पाया जाएगा। इसलिए जब ये चाबी जो है वो इसके अंदर लगाएंगे तो वो इस लीवर में फंस जाएगी और उसे घुमा देगी, जिससे ताला खुल जाएगा। तो सीधी सी बात ये कहे, एमिल फिशर ने ताला चाबी सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम जो है उनकी सतह पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल जो है वो ठोस होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। जैसे एक विशेष ताला जो है उसके लिए एक विशेष चाबी होती है और वो विशेष ताला उस विशेष चाबी से ही खुलता है, उसी तरह से एंजाइम की सतह पर पाए जाने वाले जो सक्रिय स्थल हैं वे भी विशेष प्रकार के होते हैं। जैसे ये एक सक्रिय स्थल यहाँ पर बना हुआ है, इसके साथ में वही क्रियाधार जुड़ सकता है जिसकी सतह पर भी इसी प्रकार की संरचना उपस्थित हो, यही क्रियाधार इसके ऊपर जुड़ेगा। इससे कोई अलग संरचना यदि है इस क्रियाधार की तो वो यहाँ पर जुड़ेगा ही नहीं। इस कारण से यह एंजाइम अपने विशेष सक्रिय स्थलों के अनुसार, जैसे एक ताले में जो लीवर होता है उसकी जैसी संरचना होती है, वैसे ही एंजाइम पर जो सक्रिय स्थल है उसके अनुसार वो क्रियाधार अणु जो है वो उसके साथ में जुड़ जाता है और इस प्रकार से वह बाद में उत्पाद में उसे परिवर्तित कर देता है। तो ताला चाबी सिद्धांत क्या कहता है? सीधी सी बात ये ध्यान में रखें कि ताला चाबी सिद्धांत एमिल फिशर ने प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार एक विशेष ताला जैसे एक विशेष चाबी से ही खुलता है, वैसे ही एंजाइम की सतह पर भी ठोस और अपरिवर्तनशील सक्रिय स्थल पाए जाते हैं, जहां पर एक विशेष क्रियाधार अणु उसके साथ में संयोजित होता है, दूसरे क्रियाधार अणु से जुड़ते ही नहीं है। इसलिए वो विशेष क्रियाधार अणु एंजाइम की सतह पर जुड़ जाता है और उसके साथ जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण कर लेता है। दूसरा जो सिद्धांत है इसमें वो है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत जो है ये सिद्धांत एमिल फिशर के सिद्धांत से, ताला चाबी सिद्धांत से थोड़ा सा अलग है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो कोसलैंड ने किया था। हमने एंजाइमों के
समूहों के अंदर ये पढ़ा कि कई एंजाइम ऐसे होते हैं जो कुछ विशेष बंधों पर या कुछ विशेष समूह वाले यौगिकों पर क्रिया करते हैं। जैसे हेक्सोकाइनेज, ये फॉस्फेट, ये फ्रक्टोज पर भी कार्य करता है, ग्लूकोज पर भी कार्य करता है। अब ग्लूकोज की संरचना अलग है, फ्रक्टोज की संरचना अलग है। यानी हेक्सोकाइनेज जो ताला है उसके लिए 2 चाबियां हो गई और दोनों चाबियां उसमें काम कर रही हैं, तो ये किसके अनुसार, वो कैसे होगा? तो इस चीज को इन्होंने समझाया अपने प्रेरित आसंजन सिद्धांत से। इनके अनुसार एंजाइम की सतह पर पाए जाने वाले जो सक्रिय स्थल होते हैं वो ठोस नहीं होते, वो परिवर्तनशील होते हैं। और ये परिवर्तनशीलता वो प्रदर्शित करते हैं क्रियाधार अणु की उपस्थिति में। जैसे एंजाइम की सतह पर पाया जाने वाला सक्रिय स्थल जो है वो इस प्रकार का है, ये एक सक्रिय स्थल है। इसके साथ में जब कोई क्रियाधार अणु इससे जुड़ेगा, अब उस क्रियाधार अणु का जो संयोजित होने वाला जो भाग है वो मान लें इस प्रकार का नहीं भी है, मान लें वो इस तरह का है, तो इस स्थिति में ये यहाँ पर जुड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही इस क्रियाधार अणु के संपर्क में ये एंजाइम आएगा, ये अपनी जो संरचना है, सक्रिय स्थल अणु की जो संरचना है, इसको ये परिवर्तित कर देता है। और इसको परिवर्तित करने पर ये क्रियाधार अणु जो है वो अब इस पर जुड़ जाएगा। यानी एंजाइम की सतह पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल जो वो परिवर्तनशील होते हैं, ठोस नहीं होते। और जैसे ही कोई क्रियाधार अणु उनके संपर्क में आता है, वह क्रियाधार अणु उन सक्रिय स्थलों में बदलाव को प्रेरित करता है और उसके कारण से उसकी सतह पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल क्रियाधार अणु के अनुसार अपने आप को बदल लेते हैं और जिससे क्रियाधार अणु उनके साथ में जुड़ जाता है। यह प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहलाता है जो कोसलैंड ने प्रतिपादित किया था। तो 2 सिद्धांत हमने पढ़े, तालाचाबी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत, जिसके द्वारा यह समझाया गया है कि कैसे एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़कर एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करते हैं। आसान सा है, एक बार आप रीडिंग लगाओगे ध्यान में आ जाएगा। तालाचाबी सिद्धांत, एंजाइम की सतह पर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल निश्चित होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, और जब क्रियाधार अणु उनके संपर्क में आता है तो उसके ऊपर पाए जाने वाले सक्रिय स्थल उसके अनुसार पूरक हैं, जुड़ने योग्य हैं, तो वहां पर वो जुड़ जाते हैं, और यदि वो पूरक नहीं है तो नहीं जुड़ते। प्रेरित आसंजन सिद्धांत ये कहता है कि सक्रिय स्थल जो हैं वो पूरी तरह से निश्चित नहीं होते हैं, वो निर्भर करते हैं क्रियाधार अणु पर। क्रियाधार अणु पर पाए जाने वाले जो जुड़ाव वाले जो स्थल है उनके अनुसार एंजाइम अपने सक्रिय स्थलों को बदल लेता है और उसके कारण से वह अलग अलग क्रिया कारकों के साथ क्रिया कारक या क्रियाधार जो है उनको अपने साथ में जोड़ लेता है। ये प्रेरित आसंजन सिद्धांत कहता है। तो ये पहले ये चीज बताई कि एंजाइम जो है वो कैसे अपनी क्रिया जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें पहला बिंदु जो है वो हमने पढ़ा एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करके। एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण करेंगे तो क्रियाधार अणु में बंध बनाने के लिए या तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो संकुल निर्माण के कारण से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा जो है वो है सक्रियण ऊर्जा में कमी करके। एंजाइम किसी भी क्रिया की क्रियाशीलता जो है वो कैसे बढ़ाते हैं, सक्रियण ऊर्जा को कम करके। अब यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा जो है वो होती क्या है, पहले वो चीज हम देखें। अब सामान्य स्थिति में हम देखें, एक कारक या फिर क्रियाधार अणु है, जैसे सुक्रोज ही है, ठीक है, इसी की हम बात करें तो क्रियाधार अणु जो है वो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, उत्पाद। अब अभिक्रियाएं जो है वो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी प्रकार की होती हैं। जैसे यहाँ पर सुक्रोज की हम बात करें तो उसमें ग्लूकोज के 2 अणु जुड़े होते हैं और ये सुक्रोज जो है वो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज प्लस से ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के 2 अणु बना देता है। अब इस स्थिति में ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है या ऊर्जा बाहर निकलती है, इसलिए यह जो है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। लेकिन चाहे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, अभिक्रिया में ऊष्मा चाहे बाद में जाकर रिलीज हो, उत्पन्न हो, लेकिन अभिक्रिया को शुरू करवाने के लिए पहले कुछ ना कुछ ऊष्मा इसे देनी जरूर पड़ेगी। तो अभिक्रिया को शुरू करने के लिए
क्रियाधार अणु को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या जो ऊर्जा उपलब्ध करवानी पड़ती है उसे की सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और ये सक्रियण ऊर्जा जो है वो उस क्रियाधार के अणु में पाई जाने वाली ऊर्जा से निश्चित रूप से ही अधिक होती है। अब इसको हम यूं समझ सकते हैं, ये अभिक्रिया की दर है उसके अनुसार देखें, और ये यहाँ पर ऊर्जा स्तर है। यहाँ पर ये क्रियाधार अणु जो है इसमें मान लें इतनी ऊर्जा है, जब ये उत्पाद में बदलेगा तो इसमें इतनी ऊर्जा होगी, यानी इतना इसमें ऊर्जा का अंतर आ गया। ये जो अंतर है इतनी ऊर्जा बाहर मुक्त हो जाएगी। लेकिन पहले इस अभिक्रिया को शुरू करने के लिए इसे कुछ ना कुछ ऊर्जा निश्चित रूप से ही प्रदान करनी पड़ती है, और यह इस स्तर पर पहुंचकर बाद में इसमें बदलता है। तो यहाँ पर ऊर्जा इतनी थी, मान लें 20 कैलोरी थी, लेकिन इसे अभिक्रिया को शुरू करने के लिए हमें 50 कैलोरी ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ये 30 कैलोरी ऊर्जा जो है वो क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। तो ये यहाँ पर सक्रियण ऊर्जा का मान आ गया। ये सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वो किसकी कब है, एंजाइम की अनुपस्थिति में। तो जब एंजाइम अनुपस्थित होता है तो किसी भी अभिक्रिया को करवाने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वह अधिक आवश्यक होती है या उसकी ज्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब एंजाइम इसमें उपस्थित हो, सुक्रेज एंजाइम यदि उपस्थित हो तो उस स्थिति में एंजाइम क्रियाधार अणु से जुड़ जाता है, और क्रियाधार अणु से मिलकर वो क्या बनता है, एंजाइम क्रियाधार संकुल। और इस एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कम मात्रा में चाहिए, यानी एंजाइम क्रियाधार संकुल बनने पर इतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो है वो ऊर्जा का मान है कब, एंजाइम की उपस्थिति में। तो एंजाइम की उपस्थिति में इतनी जो ऊर्जा है उसकी बचत हो गई, यहां तक ऊर्जा देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहीं तक ऊर्जा देने से काम चल गया। कब, जब एंजाइम उपस्थित हो तब। यदि एंजाइम नहीं होता तो हमें इतनी ऊर्जा देनी पड़ती, एंजाइम है तो इतनी ऊर्जा देनी पड़ी। यह भी सक्रियण ऊर्जा है। तो एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो गया, अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक है। और जब सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो गया तो कम ऊर्जा देने पर ही अभिक्रिया हो जाती है, यानी एंजाइम की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा कम होने से अभिक्रिया जो है वो जल्दी संपन्न हो जाती है। तो सक्रियण ऊर्जा के मान को कम करके भी क्या करते हैं, ये एंजाइम जो है वो अभिक्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर ये सक्रियण ऊर्जा है क्या, किसी भी रासायनिक या जैविक अभिक्रिया को प्रारंभ करवाने के लिए क्रियाधार अणु को जो ऊर्जा देनी पड़ती है वह ऊर्जा उस क्रिया की सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। और एंजाइम की उपस्थिति में इस सक्रियण ऊर्जा का मान जो है वो घट जाता है, और सक्रियण ऊर्जा का मान घटने के कारण से वह क्रिया जो है वो कम ऊर्जा पर ही संपन्न हो जाती है या जल्दी संपन्न हो जाती है, जिसके कारण से एंजाइम किसी भी क्रिया की क्रियाशीलता को बढ़ाने का कार्य करता है। तो यहाँ पर ये सक्रियण ऊर्जा के संदर्भ में हमने पढ़ा, और ये एंजाइम की क्रिया विधि जो है वो हमने पूरी पढ़ी। अब इसके बाद में इसका अंतिम बिंदु जो है वो हम पढ़ते हैं एंजाइमों का वर्गीकरण या एंजाइमों की विभिन्न श्रेणियां। तो एंजाइमों का वर्गीकरण यदि हम देखें तो जितने भी एंजाइम हैं उनको उनकी क्रियाशीलता के आधार पर 6 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, या एंजाइमों की कुल 6 श्रेणियां जो है वो पाई जाती हैं IUB के अनुसार। IUB इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ जो है उसके द्वारा कुछ नियम वगैरह जो हैं वो बनाए गए हैं, और उन नियमों के आधार पर एंजाइमों को इन 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये 6 श्रेणियां किस आधार पर बनाई गई हैं, एंजाइमों की द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रियाओं के आधार पर। कोई भी एंजाइम जो है वो किस प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है उसके आधार पर उसकी 6 श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी जो है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइमों की है, या ऑक्सीडो रिडक्टेजेज भी इनको कहते हैं। बहुवचन होगा तो ये लगा देंगे सब में, नहीं तो एक वचन है तो इस तरह से ये लगा देते हैं। तो किताब वगैरह में या नोट्स वगैरह में हो सकता है ये आगे ऑक्सीडो रिडक्टेजेज, ट्रांसफेरेजेज, हाइड्रोलेजेजेज, लाइसेजेज, लाइगेजेज, आइसोमरेजेज इस तरह से लिखा हुआ होगा, वो बहुवचन हो जाता है, ES और लग जाता है। बाकी नॉर्मल जो है वो सीधा सिंगुलर एक वचन जो है वो इस रूप में हमने लिखा है। तो पहली श्रेणी जो है वो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइमों की है।
ऑक्सीडो रिडक्टेज श्रेणी में वो एंजाइम आते हैं जो ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन से संबंधित अभिक्रियाओं का उत्प्रेरण ये करते हैं। तो ऐसे एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेज श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। ऑक्सीडो यानी ऑक्सीडेशन, रिडक्टे यानी रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को उत्प्रेरित करने वाले जो अभिकारक जो एंजाइम हैं वो ऑक्सीडो रिडक्टेज श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अब ऑक्सीकरण और अपचयन कैसे होता है? जब एक क्रियाधार अणु से दूसरे क्रियाधार अणु पर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना ये कहलाता है अपचयन, और इलेक्ट्रॉन का निकलना या हाइड्रोजन का निकलना ये कहलाता है ऑक्सीकरण। तो यूं कह सकते हैं कि ये एंजाइम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं से संबंधित होते हैं, या ये एंजाइम जो है वो उन अभिक्रियाओं से संबंधित होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का या तो जुड़ाव होता है या इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन निकलते हैं। उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेजेज एंजाइमों की श्रेणी में शामिल किए जाते हैं, जैसे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है या फिर और भी कई सारे एंजाइम जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे। उदाहरण में ध्यान में रख लेना। उदाहरण में आ गया साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। इसके बाद में दूसरी श्रेणी देखें, ट्रांसफरेजेज। ट्रांसफरेजेज जो है वो किन्हें कहेंगे? जो ट्रांसफर करते हैं किसी समूह का स्थानांतरण जिन अभिक्रियाओं में होता है। एक अभिकारक से कोई समूह निकलकर दूसरे अभिकारक पर चला जाता है या जुड़ जाता है तो उसे हम समूह का स्थानांतरण कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में समूह का स्थानांतरण होता है हाइड्रोजन को छोड़कर, जैसे क्लोरीन है, फॉस्फेट समूह है, एमिनो समूह है, कार्बन डाइऑक्साइड समूह हो सकता है, वो एक अभिकारक से दूसरे अभिकारक पर जाते हैं, तो उन अभिक्रियाओं को समूह का स्थानांतरण करने वाली अभिक्रियाओं से संबंधित होते हैं ये, तो उनको हम कहते हैं ट्रांसफरेजेज एंजाइम। जैसे ट्रांसफॉस्फेटेज एंजाइम जो है हेक्सोकाइनेज इसी श्रेणी का एक एंजाइम है। इनमें फॉस्फेट समूह जो है वो एटीपी से निकलकर फ्रक्टोज समूह पर आ जाता है। तो एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पर ये क्या करते हैं? फॉस्फेट समूह का स्थानांतरण करते हैं तो ट्रांसफॉस्फेटेज हो गए। एमिनो समूह का स्थानांतरण करते हैं तो ट्रांस एमिनेज हो गए। तो हाइड्रोजन को छोड़कर किसी अन्य समूह को एक यौगिक से दूसरे यौगिक पर स्थानांतरित करने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित करने वाले अभिकारक एंजाइम इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। इसके बाद तीसरी श्रेणी, ये एक विशिष्ट श्रेणी है, हाइड्रोलेज एंजाइम। हाइड्रोलेज एंजाइम जो है उनमें क्या होता है? किसी क्रियाधार अणु से जल की निर्मुक्ति या फिर जल अणु का संयोजन होता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइम जो हैं वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोलेज श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जब किसी पदार्थ के साथ में जल का अणु जुड़ता है या जब किसी पदार्थ से जल का अणु निकलता है, ऐसी अभिक्रियाओं में जो एंजाइम भाग लेते हैं वो इस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। अब ये अभिक्रियाएं दो प्रकार के होते हैं। जल के अणु की निर्मुक्ति, सरल अणु आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? जटिल अणु बनाते हैं। जैसे दो ग्लूकोज अणु आपस में मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, तो ये ग्लूकोज अणु और ये ग्लूकोज अणु ये आपस में जुड़ेंगे कब? जब एक जल के अणु की निर्मुक्ति होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जल का अणु निर्मुक्त होता है और सरल अणु आपस में मिलकर जटिल यौगिक बनाते हैं, उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम होगा हाइड्रोलाइगेज। यानी हाइड्रोलेज एंजाइम जो हैं ये फिर से दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हाइड्रोलाइगेज और दूसरे जो हैं वो होते हैं हाइड्रोलाइसेज। तो इसको जरूर से आप ध्यान में रख लोगे। हाइड्रोलाइगेज एंजाइम वे एंजाइम
जो उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं जिनमें जल के अणुओं का संयोजन होता है किसी क्रियाकारक के साथ या जल के अणुओं की निर्मुक्ति होती है। ये दो श्रेणियों में शामिल किए जाते हैं। यदि वो एंजाइम ऐसी अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं जिनमें जल के अणुओं की निर्मुक्ति होती है और सरल अणु से जटिल अणु बनते हैं तो वो हाइड्रोलाइगेज श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। और यदि वो एंजाइम ऐसी अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं जिनमें जल के अणु का संयोजन होता है और जल के अणु का संयोजन होने से उस अभिकारक का जल अपघटन होता है, वो जटिल अणु से टूट कर क्या बनाता है, सरल अणु, तो ऐसे एंजाइम हाइड्रोलाइसिस श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जैसे हाइड्रोलाइसिस श्रेणी में शामिल होंगे सुक्रेज, माल्टेज, इस तरह के पाचक एंजाइम सारे इसी में शामिल किए जाते हैं। जबकि हाइड्रोलाइगेज श्रेणी में बनाने वाले एंजाइम होते हैं जैसे फ्यूमेरेज, एल्डोलेज, जो जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लें, थोड़ी सी यूँ लगता है नाम अलग अलग हो गए कि इनमें कंफ्यूज हो जाए। हाइड्रोलेज जल को निकालकर या जल को जोड़कर जटिल अणुओं का बनाने वाले या जटिल अणुओं को तोड़ने वाले जो एंजाइम हैं वो हाइड्रोलेज एंजाइम कहलाते हैं। यदि वो जोड़ने वाले हैं तो हाइड्रोलाइगेज, और यदि वो तोड़ने वाले हैं तो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहलाएंगे। फिर है लाइसेज एंजाइम। ये देखें हाइड्रोलाइसिस, यदि जल के अणु को जोड़कर फिर जल अपघटन करते हैं तो वो है हाइड्रोलाइसिस। बिना जल अपघटन, बिना जल के अणु को जोड़े और यदि किसी पदार्थ का अपघटन करते हैं या यौगिक का अपघटन करते हैं तो ऐसे एंजाइम लाइसेज श्रेणी में शामिल किए। यौगिक का अपघटन जिन अभिक्रियाओं में होता है ये उनको उत्प्रेरित करते हैं लेकिन बिना जल अपघटन के। अपघटन यदि जल अपघटन से हो तो वो इस श्रेणी में शामिल हो जाता है। बिना जल अपघटन के यदि किसी यौगिक का अपघटन हो और उसे एंजाइम उत्प्रेरित कर रहे हो तो वो लाइसेज श्रेणी के एंजाइम में कहलाएंगे। जैसे एल्डोलेज एंजाइम शामिल किया जाता है। फिर है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम जल के अणु की निर्मुक्ति के बिना जोड़ने वाले, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें सरल यौगिकों से जटिल यौगिकों का निर्माण होता है या जटिल यौगिक बनते हैं, उन एंजाइमों, उन अभिक्रियाओं को प्रेरित करने वाले एंजाइम लाइगेज श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। जैसे सिट्रेट, सिंथेसेज वगैरह या इस तरह के एंजाइम। आइसोमरेजेज ऐसे एंजाइम जो आइसोमर को एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में बदलते हैं। ये किसी भी समूह पर या यौगिक पर पाए जाने वाले जो समूह होते हैं उनकी स्थिति को बदल देते हैं, इसलिए इनके द्वारा प्रकाशिक समावयवी जो हैं उनका निर्माण होता है। तो वे एंजाइम जो प्रकाशिक समावयवियों का निर्माण करते हैं समूह स्थानांतरण के द्वारा एक यौगिक को उसके समावयवी में बदल देते हैं, वो आइसोमरेजेज श्रेणी में शामिल किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो फोस्फोहेक्सो आइसोमरेजेज, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बदलने वाले या डी ग्लूकोज को एल ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम इस श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। तो इस आधार पर देखें तो एंजाइमों की 6 श्रेणियां हो गई। ऑक्सीडोरेडक्टेज, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया से संबंधित एंजाइम। ट्रांसफरेजेज, हाइड्रोजन के अलावा किसी भी समूह के स्थानांतरण से संबंधित अभिक्रियाओं की, किसी भी समूह का स्थानांतरण जिन अभिक्रियाओं में होता है उनसे संबंधित एंजाइम। हाइड्रोलेज, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें जल के अणुओं की निर्मुक्ति होती है या जल के अणु का संयोजन होता है, उनसे संबंधित एंजाइम हाइड्रोलेज श्रेणी। जिनमें जल के अणु का संयोजन होता है वो एंजाइम तो हो गए हाइड्रोलाइसेज, जल की निर्मुक्ति होती है वो हो गए लाइगेज। फिर है लाइसेज, जल के अणु का संयोजन किए बिना किसी दूसरे तरीके से यौगिक का अपघटन जिन अभिक्रियाओं में होता है उनसे संबंधित एंजाइम लाइसेज। और जल के अणु की निर्मुक्ति हुए बिना किसी दूसरे तरीके से सरल से जटिल यौगिक बनते हैं, उन क्रियाओं से संबंधित एंजाइम लाइगेज एंजाइम हो गए। और आइसोमरेजेज वे अभिक्रियाएं जिनमें एक यौगिक अपने समावयवी में परिवर्तित होता है, समावयवीकरण की जो अभिक्रियाएं होती हैं उनसे संबंधित एंजाइम आइसोमरेजेज श्रेणी के एंजाइम में कहलाएंगे। तो इस प्रकार से ये अपना जो 9वां चैप्टर है या कह सकते हैं दूसरी यूनिट जो है वो कंप्लीट हुई। उसके बाद में तीसरी यूनिट जो है उसे हम कल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।